वंदे मातरम विद्यार्थियों, विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12 में है और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस जिनका विषय है उनके लिए आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, क्विक रिवीजन 2024। इस श्रृंखला में मैं प्रत्येक पार्ट का क्विक रिवीजन 10 से 12 मिनट में कराऊंगा और आशा करूंगा कि आप सभी उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से यानी 2023 और 2022 का जो भी बोर्ड परीक्षा थी उसमें से 100% लगभग 100% प्रश्न है इन क्विक सीरीज की श्रृंखलाओं से आए हैं। तो आज से मैं नया जो पाठ्यपुस्तक दूसरी है आपकी पॉलिटिकल साइंस की, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही संक्षेप में और क्विक रिवीजन के रूप में मैं आपको ये रिवीजन करवाऊंगा, ताकि आपका बहुत ही कम समय में 10 से 12 मिनट में आपका पूरे पार्ट का क्विक रिवीजन हो जाए। और 1-2 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। तो पहला जो शब्द आ रहा है वो है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। इसका क्या मतलब है? तो 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ था और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात को संविधान सभा में एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। और उनका ये संबोधन यानी उनका जो भाषण था वो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहा गया। तो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया संविधान सभा में जो विशेष सत्र था उसका भाषण का नाम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट नाम है पोटी श्रीमालू। पोटी श्रीमालू 1901 से 1952 तक इनका जो जीवन काल था और गांधीवादी विचारों से प्रभावित कार्यकर्ता थे। नमक सत्याग्रह में भाग लेने हेतु उन्होंने सरकारी पद का त्याग कर दिया। 19 अक्टूबर 1952 को आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य निर्माण की मांग को लेकर के अनशन पर बैठे और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे पोटी श्रीमालू। अगला इंपॉर्टेंट जो है वन वर्ड या 1 नंबर के प्रश्न जिसमें से बनता है कि वर्ष 1947 को अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ कि किस वर्ष को अभूतपूर्व हिंसा या विस्थापन की त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। तो 1947 को अभूतपूर्व हिंसा और त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। अगला है कि 1947 की जो त्रासदी हुई थी या विस्थापन हुआ था उसमें कुछ रचनाकारों ने अपने रचनाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए थे। उनमें 2 नाम बहुत प्रमुख है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। पहला है फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज कौन थे? तो प्रसिद्ध मानवतावादी क्रांतिकारी कवि थे। सियालकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में, वहाँ उनका जन्म हुआ था और विभाजन के बाद में पाकिस्तान में ही रहे और वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन से हमेशा टकराव रहा और लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया। उनकी जो 2 प्रमुख कविता संग्रह है फैज अहमद फैज के, एक तो नक्शे फरियादी, दस्ते सबा और जिंदानामा, ये 3 इनके प्रमुख कविता संग्रह है। एक बार दोबारा बता दूं, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा और जिंदानामा, ये है फैज अहमद फैज। अगली जो लेखिका है वो है अमृता प्रीतम, पंजाबी भाषा की मुख्य कवित्री और कथाकार, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये महिला थी और विभाजन के बाद में इनका दिल्ली में निवास किया। तो ये थी अमृता प्रीतम। तो फैज अहमद फैज और अमृता प्रीतम 2 महत्वपूर्ण ये साहित्यकार थे। अगला है द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नामक 2 कौमों का है और ये सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने दिया था। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत काफ़ी फेमस रहा और इसी के कारण भारत का विभाजन हुआ। अगला है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग है 30 दिसंबर 1906 यानी जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसके बाद में 1 वर्ष बाद में 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश के ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी और ये मुसलमानों का राजनीतिक दल था। विभाजन से पूर्व इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत मुसलमानों के लिए अलग से राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की थी और इसी मांग के कारण अंततः भारत का विभाजन हुआ। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रथम अध्याय में ही ये चुनौतियाँ 3 चुनौतियाँ दी गई है कि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय तत्कालीन समय में देश के सम्मुख 3 जो प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी थी? पहला था लोकतंत्र को कायम रखना, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के साथ ही संविधान के अनुकूल लोकतांत्रिक व्यवहार और बर्ताव की व्यवस्था करना, यानी लोकतंत्र को कायम करना। दूसरा था विविधता में एकता स्थापित करना, क्योंकि भारत विशाल आकार और विविधताओं से भरा देश था और जिसमें अलग अलग भाषा, संस्कृति, धर्मों को अपनाने वाले लोग थे। तो इन सभी में एकता स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना उस समय की तत्कालिक समय की प्रमुख चुनौती थी। तीसरी जो चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की वो थी विकास की, और ऐसा विकास जिससे समूचे समाज का भला हो, न कि किसी विशेष तबके का। यानी सर्वांगीण जो विकास है, सभी समाज के, संपूर्ण समाज का विकास हो, वो चुनौती थी। तो 3 चुनौतियाँ थी, लोकतंत्र को कायम रखना, विविधता में एकता स्थापित करना और ऐसा विकास करना जो सभी का, जिसमें भला हो। अगला है विभाजन की प्रक्रिया। तो भारत का जब विभाजन हुआ उसका जो आधार बना था वो धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया गया।
अतः जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग बनेंगे और शेष हिस्सा भारत कहलाएगा। ये विभाजन की प्रक्रिया थी। और इसी के संदर्भ में जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पाकिस्तान, ये दो जो मुख्य भाग थे, या पश्चिमी पंजाब कह सकते हैं जो बाद में पाकिस्तान बना, और पूर्वी बंगाल जो बाद में बांग्लादेश बना, ये विभाजन की प्रक्रिया रही। अब इसमें कुछ समस्याएं थी विभाजन के समय में। तो ब्रिटिश इंडिया में दो ऐसे इलाके थे जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक थे। एक इलाका जो पश्चिम में था, जो कि पाकिस्तान बना, जो पंजाब का हिस्सा था, और दूसरा था पूर्व में, और इसी के आधार पर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बना। दूसरी समस्या ये थी कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। खास करके पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत ही फेमस नाम है, जिनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे, यानी वो भारत विभाजन के विरोधी थे। तो ये दो बड़ी समस्याएं थी। तीसरी जो समस्या थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में, खासकर दोनों क्षेत्रों में थे, जिनमें अनेक हिस्से बहुसंख्यक थे और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। फलतः पंजाब और बंगाल का बंटवारा किया गया, जो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी हुआ। और चौथी समस्या थी कि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, और जैसे ही ये निश्चित हुआ कि देश का बंटवारा होने वाला है, दोनों तरफ से अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे, और इस कारण से बहुत बड़ा हिंसा का एक दौर चला। अगला है विभाजन के परिणाम। जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तो उससे कई समस्याएं पैदा हुई। कौन कौन सी समस्या पैदा हुई? तो सबसे बड़ा, विभाजन के कारण दोनों संप्रदायों के बीच में सांप्रदायिक दंगे हुए, और मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण यानी विस्थापन हुआ, और लाखों की संख्या में लोग हैं वो एक देश से दूसरे देश यानी भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत गए, जो, और खास करके लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर है वो सांप्रदायिक अखाड़ों में तब्दील हो गए। इसके अलावा बंटवारे के कारण शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हुई, यानी बड़ी संख्या में जब विस्थापन हुआ तो लोग अपना वतन छोड़ करके, अपना मूल स्थान, जन्म स्थान छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में आए, जिसको शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा। तो वो बहुत बड़ी संख्या और लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत में आए, और जिससे उनके पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हुई। और तीसरी जो समस्या थी वो थी परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों के बीच में मतभेद पैदा हुए, और दोनों देशों की सीमा निर्धारण संबंधी अनेक विवाद हुए, जिनमें कश्मीर समस्या भी इसी विवाद का एक परिणाम मानी जाती है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या ये थी कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों के साथ क्या बर्ताव करे। भारत के नेताओं ने इसका समाधान धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श को अपना करके इसका निराकरण किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रजवाड़ों का विलय। तो जब देश आज़ाद हुआ तो देश में कई तरह की देसी रियासतें, इसके अलावा ब्रिटिश भारत भी था, यानी आज़ादी से पूर्व भारत दो भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देसी राज्य। ब्रिटिश भारत का मतलब होता है कि ब्रिटिश भारत जो भी था उसका शासन है तत्कालीन भारत सरकार के अधीन था, जबकि देसी रियासतों का शासन है वो देसी राजाओं के हाथ में था। और रियासतों की उस समय संख्या 565 थी। स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी देसी रियासतों के एकीकरण बहुत बड़ी बाधा बनी रही, और कई रियासतों में बल प्रयोग का भी प्रयोग करना पड़ा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, उन्होंने रजवाड़ों के विलय में या देसी रियासतों के विलय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दो इम्पोर्टेंट जो फिल्मों के नाम जो विभाजन की त्रासदी से संबंधित थी आपकी पाठ्य पुस्तक में है, गर्म हवा और पिंजर। अगला एक इंपॉर्टेंट शब्द जो वन वर्ड में या एक नंबर में पूछा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, और इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। इस पर हस्ताक्षर करने का अर्थ था कि रियासत भारतीय संघ का अंग बनने को सहमत है। अब कुछ बड़ी जो रियासतें थी जहाँ समस्या पैदा हुई विभाजन में, उनमें एक नाम आता है हैदराबाद का। तो हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी और चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी हुई थी, और यहाँ के शासक को निजाम कहा जाता था। 1947 में नवंबर में निजाम ने भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया, और इसी दौरान तेलंगाना इलाके के किसान है वो निजाम के खिलाफ खड़े हुए, और निजाम शासन के जुल्म में सबसे ज़्यादा शिकार है वो महिलाएं हुई। इसी के संदर्भ में एक नाम आता है रजाकार। और तो निजाम ने अपने खिलाफ जो भी आंदोलन हुआ उसको कुचलने के लिए अर्धसैनिक बलों का प्रयोग किया, जिन्हें रजाकार कहा जाता था। जो रजाकार है वो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, और उन्होंने गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया, लूटपाट और हत्याएं की। और 1948 में, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, और इस तरीके से हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो ये हैदराबाद का विलय है, काफ़ी विवादित रहा। इसके बाद में मणिपुर, ये भी आपके पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है। तो मणिपुर है, आज़ादी के कुछ दिन पूर्व मणिपुर के राजा जो बोध चंद्र सिंह थे, उन्होंने भारत संघ में विलय पर हस्ताक्षर किए, और जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 की जून में चुनाव करवाए, और मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का वह भाग बना जहाँ सर्वप्रथम यानी पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर पहली बार चुनाव हुए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें दो शब्द इम्पोर्टेंट है, मणिपुर, इसके अलावा वहाँ के राजा का नाम
राजा बोध चंद्र सिंह और 1948 में जून में उनमें चुनाव हुए और सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग पहली बार हुआ। अब जो रियासतें आपके प्रश्न के पूछा था कि किन रियासतों का एकीकरण में भारतीय संघ में कठिनाई से हुआ, उनमें 4 नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो जूनागढ़ है जो गुजरात में था, हैदराबाद आपको पता है दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में था, उसके बाद में मणिपुर और जम्मू कश्मीर रियासत का भी विलय एक विवादित रहा। तो ये 4 रियासतें जिनका एकीकरण भारतीय संघ में कठिनाई से हुआ, दोबारा बता दूं, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। अब बात आती है देश की आज़ादी के बाद में राज्यों के पुनर्गठन की। तो शुरू में मैंने बताया था कि पुट्टी श्रीमालू ने राज्यों की या भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग की थी। तो देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के कारण पुनर्गठन की समस्या उत्पन्न हुई और इसके समाधान हेतु केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये आंकड़े आपको याद रखने, इस अधिनियम में भाषा को पुनर्गठन का आधार बनाया गया, यानी भाषाई आधार पर राज्य गठित किए गए और भाषाई आधार पर सबसे पहला जो राज्य गठित किया गया था वो था आंध्र प्रदेश। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश। इसके निर्माण की घोषणा 1952 में की गई और स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में भी भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की जो मांग की गई थी, तो ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसका निर्माण 1971 में हुआ, क्योंकि जब देश विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान 2 बने, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। वो पूर्वी पाकिस्तान था वो वर्तमान में बांग्लादेश कहलाता है और बांग्लादेश एक तरह से उसकी मुक्ति है 1971 में हुई। अब नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का। तो मोहम्मद अली जिन्ना है वो आधुनिक पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं। शुरू में कांग्रेस में रहे, उसके बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हुए, जिसकी स्थापना मैंने आपको बताया था शुरू में 1906 में ढाका में हुई, जो तत्कालीन बांग्लादेश में है, और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के पक्षधर थे, प्रबल पक्षधर थे। अगला इंपॉर्टेंट नाम आता है, मैंने बताया था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका जीवन काल 1875 से 1950 तक रहा। आज़ादी के आंदोलन के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री बने। देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय समिति से संबंधित संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां थी उनके ये सदस्य थे और इनको लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इस तरीके से ये पूरे जो पार्ट का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों, इसका क्विक रिवीजन मैंने आपको करवा दिया। बहुत ही कम समय में मैंने प्रयास किया है आपका क्विक रिवीजन हो जाए। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और मुझे विश्वास है कि आपके सभी प्रश्न इसमें हल हो जाएंगे। इसके अलावा पिछले साल भी मैंने इस टॉपिक पे या इस पार्ट से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनाए थे, तो वो भी आप जरूर देखें ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाएगा और 1 नंबर के प्रश्न आपके सभी हो जाएंगे। इसके अलावा इस बार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रत्येक पार्ट के क्विज के रूप में, ताकि आपका रिविजन भी हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि गूगल फॉर्म इसी वीडियो के लिंक में दे दूंगा। तो वहाँ से आप जो भी प्रश्न इस पार्ट से संबंधित ऑब्जेक्टिव या बसद वाले बनते हैं उनका आप अभ्यास करें और उस अभ्यास के दौरान आपको तुरंत हाथों-हाथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपके कितने में से कितने प्रश्न सही हुए। तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि गूगल क्विज भेज जाए तो मैं यथासंभव प्रयास करूँगा और आप कमेंट जरूर करें कि आपको ये प्रयास कैसा लगा। और इस श्रृंखला में मैं दोनों पाठ्यपुस्तक, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, दोनों पाठ्यपुस्तकों के जो भी पार्ट इस साल कोर्स में है उन सभी की वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।